हमारे संविधान का एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी मकसद है ताकतवर को कमजोर का शोषण करने से रोकना। आज हम इसी मकसद की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। ये हमारे मौलिक अधिकारों की मतलब एकदम नींव है। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे पास जो स्रोत है वो संविधान के दो बहुत ही जरूरी अनुच्छेदों की परतें खोलते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। और हमारा लक्ष्य ये समझना है कि ये अनुच्छेद असल में शोषण के खिलाफ एक ढाल की तरह कैसे काम करते हैं। एक ऐसी ढाल जो सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं। नहीं, बल्कि समाज में मौजूद हर उस ताकत के खिलाफ है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 23 से। इसका शीर्षक है मानव तस्करी और बलात्श्रम का निषेध। मुझे जो बात सबसे पहले दिलचस्प लगी वो ये है कि ये अनुच्छेद हर किसी की रक्षा करता है। सही कहा। नागरिक हो या गैर नागरिक, बच्चा हो या बड़ा, ये सब के लिए है। एक तरह से ये एक सार्वभौमिक सुरक्षा कवच है। अच्छा, तो ये कवच हमें किन खतरों से बचाता है? ये मुख्य रूप से 3 खतरों से बचाता है। पहला है मानव तस्करी, दूसरा बेगार और तीसरा बलात्श्रम के अन्य सभी रूप। ये तीनों शब्द सुनने में काफी भारी लगते हैं। मानव तस्करी से शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके कई भयानक चेहरे हैं, जैसे कि पुरुषों और महिलाओं को किसी सामान की तरह खरीदना बेचना। ओह, और इसी में शामिल है अनैतिक तस्करी, मतलब वेश्यावृत्ति जैसे कामों के लिए मजबूर करना। इसमें गुलामी भी आती है, जहां एक इंसान दूसरे की निजी संपत्ति बन जाता है। और इसमें तो देवदासी जैसी पुरानी सामाजिक कुप्रथाएं भी शामिल है ना? बिल्कुल। धर्म की आड़ में होने वाले शोषण को भी इसी अनुच्छेद ने गैर कानूनी ठहराया है। तो ये सिर्फ अपराध पर नहीं, सामाजिक कुरीतियों पर भी सीधा हमला करता है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं बेगार और बंधुआ मजदूरी पर। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इनमें क्या कोई फर्क है? हाँ, फर्क है। बेगार का सीधा मतलब है बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। ये पुरानी जमींदारी व्यवस्था में बहुत आम था। और बंधुआ मजदूरी? बंधुआ मजदूरी वो इससे भी ज्यादा खतरनाक जाल है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक दलदल है। मजदूर कर्ज लेता है, फिर ऊंचे ब्याज की वजह से वो कर्ज कभी चुका नहीं पाता। और फिर वो और उसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में फंसे रहते हैं। एकदम सही। ये एक कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। जब हम कहते हैं बलात्श्रम या जबरदस्ती, तो क्या इसका मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा या धमकी ही है? ये बहुत अच्छा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करके इस अधिकार का दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया है। बल का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है। तो फिर और क्या हो सकता है? स्रोत के मुताबिक ये 3 तरह का हो सकता है। पहला तो शारीरिक है ही, मारपीट, धमकी या किसी भी तरह का दबाव। दूसरा है कानूनी बल। कानूनी बल? वो कैसे? मान लीजिए किसी ने आपसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जिसके तहत आप काम छोड़ ही नहीं सकते। ऐसे बॉन्ड को भी जबरदस्ती माना गया है और ये पूरी तरह असंवैधानिक है। वाह! और तीसरा? तीसरा सबसे क्रांतिकारी है, आर्थिक विवशता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गरीबी, भूखमरी या लाचारी की वजह से न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम करने को तैयार हो जाता है, तो उसे भी बलात्श्रम ही माना जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये उसकी मर्जी नहीं, उसकी मजबूरी है। और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अनुच्छेद 23 का सीधा उल्लंघन है। ये तो शोषण की जड़ पे ही हमला है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य भी किसी भी हालत में किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता? अगर देश पे कोई आपदा आ जाए तब भी नहीं? आपने बिल्कुल मुद्दे की बात छेड़ी है और संविधान इसका जवाब भी देता है। अनुच्छेद 23 में एक बहुत ही सीमित अपवाद रखा गया है। अच्छा, वो क्या है? राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे कि सेना में भर्ती या किसी बड़ी राष्ट्रीय आपदा के समय सामाजिक सेवा। और इसके लिए पैसे मिलेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि राज्य उसके लिए भुगतान करे। लेकिन इस शक्ति पर भी कोई रोक तो होगी। हम्म, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार किसी खास धर्म या जाति के लोगों को ही अनिवार्य सेवा के लिए चुन ले? निश्चित रूप से रोक है। संविधान यहाँ भी भेदभाव को रोकता है। जब राज्य ऐसी कोई सेवा लागू करेगा तो वो 4 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता: धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग। दिलचस्प। वैसे एक बात गौर करने वाली है कि इस सूची में लिंग का जिक्र नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर भविष्य में बहस हो सकती है।
ये सब कागज पे तो बहुत मजबूत लगता है, हम्म। लेकिन असल दुनिया में ये वादे हकीकत कैसे बनते हैं? मतलब कौन से कानून हैं जो इसे लागू करते हैं? और यहीं पे संसद का काम आता है। संसद ने इस समस्या पर कई तरफ से हमला किया। एक तरफ बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 है, जो सीधे सीधे उस ऐतिहासिक जाल को तोड़ता है। और दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति आर्थिक मजबूरी के कारण उस जाल में फंसे ही ना। ये एक बहुआयामी कानूनी रणनीति है। तो अनुच्छेद 23 हर व्यक्ति के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, लेकिन मुझे लगता है संविधान बनाने वाले जानते थे कि इस कवच के अंदर भी बच्चों को एक खास और भी मजबूत सुरक्षा की जरूरत होती है। एकदम सही कहा आपने। और यहीं से कहानी अनुच्छेद 24 की ओर मुड़ती है। अनुच्छेद 24, जिसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। बच्चे स्कूलों के लिए बने हैं, खतरनाक कार्यस्थलों के लिए नहीं। हम्म। ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या किसी और खतरनाक काम में नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। जैसे कि कंस्ट्रक्शन या रेलवे का काम। बिल्कुल। लेकिन बाल श्रम को लेकर हमारी समझ भी तो समय के साथ विकसित हुई है ना? हाँ, हमारे स्रोत में बताते हैं कि 1986 में एक कानून था जो सिर्फ कुछ ही मतलब 18 व्यवसायों में बाल श्रम को रोकता था। सही। शुरुआत में सोच नियमन की थी कि कुछ खतरनाक कामों से बच्चों को दूर रखो, बाकी ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समाज और अदालतों को एहसास हुआ कि ये काफी नहीं है। फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, कल्याण कोष बनवाया, जुर्माना लगाया। हाँ, और 2006 में घरेलू काम और ढाबों को भी सूची में जोड़ा गया। हर कदम पर दायरा बढ़ता गया। लेकिन फिर 2016 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसे हमारे स्रोत गेम चेंजर कह रहे हैं। ऐसा क्या हुआ उस साल? वो असली बदलाव था। 2016 में सोच नियमन से बदलकर पूर्ण निषेध की हो गई। ये एक वैचारिक छलांग थी। मतलब अब कुछ काम या ज्यादा काम की बात नहीं रही। नहीं, अब देश ने तय किया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों की जगह सिर्फ स्कूल और खेल के मैदान में है, काम पर नहीं। इस संशोधन ने हर तरह के रोजगार पर पूरी तरह से रोक लगा दी। और इसी संशोधन ने एक नई श्रेणी भी तो बनाई, किशोर, यानी 14 से 18 साल के बच्चे। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कानून अब बच्चों की उम्र के अलग-अलग पड़ावों को समझ रहा है। 14 से 18 साल के किशोर काम तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जैसे खान या ज्वलनशील पदार्थों से जुड़े खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। तो ये एक तरह से उनकी सुरक्षा और भविष्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। एकदम। अपवादों का जिक्र करते हैं। हाँ, और ये अपवाद बहुत ध्यान से बनाए गए हैं। दो मुख्य अपवाद हैं। पहला, बच्चा स्कूल के बाद या छुट्टियों में अपने परिवार के काम में हाथ बटा सकता है। ध्यान देने वाली बात है, पारिवारिक उद्यम में, किसी और की दुकान पर नहीं। बिल्कुल। और दूसरा अपवाद ऑडियो विजुअल मनोरंजन उद्योग से जुड़ा है, फिल्में, टीवी वगैरह। लेकिन इन अपवादों का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। परिवार के नाम पर बच्चों से दिन रात काम करवाया जाए या मनोरंजन की दुनिया में उनका शोषण हो। इसीलिए कानून ने बहुत कठोर शर्तें रखी हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त, बच्चे की पढ़ाई किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और दूसरी, काम करने की जगह और माहौल बच्चे के लिए पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। इन शर्तों के बिना ये अपवाद लागू ही नहीं होते। और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तब क्या? तो सजा बहुत सख्त है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना। ये सिर्फ सजा नहीं है, एक कड़ा संदेश है कि अब बाल श्रम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, और इसकी निगरानी के लिए भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपीसीआर और राज्य स्तर पर एससीपीसीआर जैसी संस्थाएं हैं, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। और न्याय जल्दी मिले, उसके लिए भी कुछ है? उसके लिए भी प्रावधान है। ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष अदालतें बनाने की बात कही गई है, ताकि बच्चों को सालों साल न्याय का इंतजार न करना पड़े। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो ये साफ है कि अनुच्छेद 23 और 24 मिलकर एक बहुत मजबूत ढांचा बनाते हैं। अनुच्छेद 23 एक बड़ा छाता है जो हर किसी को मानव तस्करी और जबरदस्ती की मजदूरी से बचाता है। और अनुच्छेद 24 उसी छाते के नीचे बच्चों के लिए एक स्पेशल, कह सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसा है, जो उन्हें कारखानों और हर तरह के खतरनाक कामों से पूरी तरह बचाता है। एक सामान्य सुरक्षा और एक विशेष सुरक्षा, ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना दूरदर्शी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार हमारे स्रोतों के आखिर में मिलता है,
शिक्षा शोषण के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है। ये कानून अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये कानूनी ढाल तो देते ही हैं। लेकिन ये मुझे गहरे सवाल पे सोचने को मजबूर करते हैं। ये कानूनी ढांचे तो हैं, पर समाज के तौर पर हमारी क्या भूमिका है? हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि शिक्षा हर बच्चे और हर कमजोर वयस्क के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक हकीकत बने, ताकि ये कानूनी ढाल हमारी आखिरी उम्मीद न हो, बल्कि हमारा समाज ही इतना सशक्त हो जाए कि शोषण की नौबत ही ना आए।